गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत है। देखिए, पहले वाले वीडियो में अपन लेसन शुरू कर रहे थे पाचन तंत्र, और वही पाचन तंत्र लेसन अभी अपना कंटिन्यू है। उस पाचन तंत्र में अपने को आज ग्रास नाल से प्रारंभ करना है। मैंने आपको सबसे पहले जो वाहन नाल के पार्ट हैं उसमें पहले मुख के बारे में बताया था, मुख गुहा के बारे में बताया था, और फिर ग्रसनी तक अपना हो गया था। ठीक है, आज अपन लेते हैं उसमें ग्रास नाल। ग्रास नाल को कह रहे होते हैं इसोफेगस। क्या कह रहे होते हैं ग्रास नाल को? इसोफेगस। इसोफेगस, ठीक है। ये देखिए, जो अपनी ग्रसनी होती है वो ग्रसनी निगलक द्वार के द्वारा किस में खुलती है? ग्रास नाल में। किसके द्वारा खुलती है? निगलक द्वार के द्वारा। अर्थात हम इसमें बता सकते हैं कि जो ग्रसनी होती है वो ग्रसनी निगलक द्वार के द्वारा, निगलक द्वार के द्वारा किसमें खुलेगी? ग्रास नाल में खुल जाती है। ठीक है, किसमें खुल जाती है? ग्रास नाल में खुल जाती है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो नलिका है ये ग्रसनी के निचले वाले भाग से बक्ष गुहा में होती हुई कहां तक चली जाती है? उदर गुहा तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ग्रसनी के नीचे वाले भाग से, नीचे वाले भाग से निकलकर बक्ष गुहा में होती हुई डायाफ्राम, जिसको हम कह रहे होते हैं तनपट, को भेद कर या उसको पार कर उदर गुहा में खुलती है। किसमें खुल जाती है? उदर गुहा में खुल जाती है। कहां से शुरू होती है? ग्रसनी के नीचे वाले भाग से, फिर पूरे ग्रीवा वाले भाग को क्रॉस करती है, उसके बाद में ये बक्ष वाले भाग को क्रॉस करती है, और फिर ये डायाफ्राम होता है जिसको हम मस्कुलर स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं, इसको पेनिट्रेट करके और जो लेफ्ट साइड है उसमें कहां पर खुल जाती है? आमाशय में खुल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि इस ग्रसनी में कोई, ग्रास नाल में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसमें कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, अब पाचक ग्रंथि नहीं होगी तो उसमें भोजन का पाचन नहीं होगा, लेकिन इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो भोजन को क्या बनाती हैं? जो भोजन को श्लेष्मा के द्वारा लसदार बना देती हैं। दार बना देती हैं।
अर्थात भोजन कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। कैसा हो जाता है, लसदार हो जाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है इसमें, देखिए जो भित्ति होती है ग्रास नाल की, उस भित्ति में पेशियों के द्वारा क्रमाकुंचन गति होती है, और वह क्रमाकुंचन गति भोजन को क्या करती है, आगे बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, तब हम कह रहे होते हैं कि इसमें भित्तियों द्वारा क्रमाकुंचन गति होती है, जो भोजन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। आगे बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रास नाल के द्वारा भोजन कहां पहुंचा दिया जाता है, ग्रास नाल ग्रसनी से, किससे, ग्रसनी से भोजन को कहां पर पहुंचाती है, आमाशय में। कौन पहुंचा रही होती है, ग्रास नाल। अर्थात ग्रसनी ग्रास नाल में निगलक द्वार के द्वारा खुल जाएगी, और जो ग्रास नाल है वह भोजन को कहां पर पहुंचा देती है, आमाशय तक पहुंचा देती है। इस तरह से सबसे पहले भोजन को मुख से मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। मुख गुहा से भोजन कहां पर आता है, ग्रसनी में आता है, और ग्रसनी से निगलक द्वार के द्वारा कहां पर जाएगा, ग्रास नाल में। ग्रास नाल वक्ष भाग से होती हुई कहां खुल जाएगी, आमाशय में। इसलिए ग्रास नाल ग्रसनी से भोजन को आमाशय में, या फिर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि मुख गुहा से कहां पहुंचाती है, आमाशय में पहुंचा रही होती है। अर्थात ग्रास नाल के द्वारा भोजन कहां पर पहुंचा दिया जाता है, आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। और जिस समय ग्रसनी से निगलक द्वार के द्वारा भोजन को निगला जाता है, उस समय जो श्वास नली होती है, जो कंठ से जुड़ी होती है, उस कंठ को कंठ आच्छद या घाटी ढापन, जिसको एपिग्लोटिस कह देते हैं, के द्वारा ढक लिया जाता है, जिससे भोजन कहां पर नहीं जाए, श्वास नाल में नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से बता सकते हो कि ये लगभग कितने लंबी नलिका होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कहां से प्रारंभ होती है, ग्रसनी से। कहां जा रही होती है, ग्रीवा और वक्ष वाले भाग से होती हुई डायाफ्राम को भेदकर उदर गुहा में पहुंचती है, और उदर गुहा में पहुंचने के बाद किस में खुल जाती है, आमाशय में खुल जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, केवल इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वे श्लेष्म ग्रंथियां भोजन को क्या करती हैं, चिकना और लसदार बना देती हैं। ठीक है, साथ ही जो ग्रास नाल की भित्ति होती है, उसमें पाई जाने वाली पेशियों की सहायता से क्रमाकुंचन गति प्रारंभ हो जाती है, और उसी क्रमाकुंचन गति से भोजन को लगातार ग्रास नाल के द्वारा ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाया जाता रहता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि आहार नाल का कौन सा वो वाला पार्ट है जहां पर भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, तो हम किसका नाम बता देंगे, ग्रास नाल का। लेकिन ग्रास नाल में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जा रही हैं, जो किसका स्राव करती हैं, श्लेष्मा का। श्लेष्मा एक तो ग्रास नाल की भित्ति को चिकना बनाए रखता है, और दूसरा भोजन को भी क्या करता है, वो लसदार और चिकना बना देता है। इस कारण से जब भित्तियों में पेशीय संकुचन होता है, तो वहां पर क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन लगातार ग्रास नाल से कहां पहुंचता रहता है, आमाशय में। कहां से जा रहा होता है, ग्रसनी से। ग्रसनी से निगलक द्वार के द्वारा ग्रास नाल में, और ग्रास नाल से कहां पर चला जाएगा, आमाशय में। ठीक है ना, क्योंकि भाई भोजन के पैर थोड़े ही होते हैं जो अपने आप चल पाएगा, उसको ले जाने के लिए वहां पर क्या चाहिए, सपोर्टिव स्ट्रक्चर होने चाहिए। जो सहायक वहां पर संरचनाएं हैं, वो उस भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो नलिका है, इस नलिका को भी आप आसानी से दिखा सकते हो। कौन सी नलिका है,
उस नलिका को हम बता सकते हैं इसी में। जैसे डायग्राम मैंने आपको बनाया था, उसी डायग्राम को थोड़ा सा अपन क्या करें, वापस छोटे छोटे पार्ट्स में डिनोट करते रहे, दिखाते रहे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहला रहा होता है, ग्रास नाल कहला रहा होता है। यहां से ये इस तरह से, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पर, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रास नाल कह रहे होते हैं। अब बताओ ये ग्रास नाल किस में खुर रहा है, यहां पर आमाशय के अंदर खुर रहा होता है, ठीक है। और ये ऊपर कहां से शुरू होता है, ग्रसनी के निचले वाले भाग से। कौन से वाले भाग से, निचले वाले भाग से, ठीक है। अब ये जो नलिका है, इसी नलिका को हम क्या कह रहे होते हैं, इसी नलिका को हम कह रहे होते हैं ग्रास नाल। ये वाली जो नलिका है ग्रसनी से लेकर के कहां तक जाती है, आमाशय तक। ग्रसनी से गर्दन वाले भाग को भेजती हुई, फिर वक्ष वाले भाग को भेजती हुई, फिर डायाफ्राम को भेज कर किस में प्रवेश कर जाती है, उदर गुहा में पाए जाने वाले आमाशय में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। साथ में मैंने बताया कि इस ग्रास नाल में यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। केवल इसमें क्या पाई जा रही होती है, श्लेष्म ग्रंथियां। वे श्लेष्म ग्रंथियां भोजन को लसदार और चिकना बना देती हैं। साथ में इसके अंदर पाई जाने वाली जो पेशियां हैं, उनमें जब संकुचन होता है तो भोजन जो ग्रसनी से ग्रास नाल में आया था निगलक द्वार की सहायता से, वह क्रमाकुंचन गति के द्वारा ग्रास नाल से कहां पर लगातार पहुंचाया जाता रहता है, आमाशय में, ठीक है। किसमें, आमाशय में उसे पहुंचा देते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेते हैं आमाशय। कौन सा पार्ट ले लेंगे, आमाशय। और इस आमाशय को कह रहे होते हैं हम स्टोमक। ये जो आमाशय होता है ये उदर गुहा में बाईं तरफ, उदर गुहा में बाईं तरफ डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। एक थैले के आकार की संरचना होती है। कैसे आकार की, थैले के आकार की संरचना होती है, जिसमें लगभग 3 लीटर तक भोजन को रखा जा सकता है, या इसमें उस भोजन का लगभग क्या होता है, पाचन होता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जहां पर ये खुर रही होती है ग्रास नाल, ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को तो हम क्या कह रहे होते हैं, कार्डियक। कौन सा पार्ट, कार्डियक पार्ट, जिसको कहा जाता है जठर आगमी भाग। जठर आगमी का मतलब है इसमें भोजन आ रहा है। और देखिए ये वाला जो भाग होता है लगभग, ये कहां पर खुर रहा होता है, छोटी आंत के यू वाले भाग में, ग्रहणी में। इसको कह रहे होते हैं पायलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट, पायलोरिक पार्ट। और इसको हिंदी में नाम दिया जाता है जठर निर्गमी भाग। अर्थात यहां से भोजन किधर जा रहा होता है, ग्रहणी में, छोटी आंत में, ठीक है। इसलिए इसको जठर निर्गमी भाग कह रहे होते हैं। यहां पर देखिए एक अवरोधनी पाई जाती है, स्फिंक्टर पाया जाता है, इसको कह रहे होते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या इसको कार्डियक वाल्व भी कह सकते हो, स्फिंक्टर। इसको हिंदी में कह रहे होते हैं जठर आगमी। स्फिंक्टर का मतलब होता है अवरोधनी। वैसे देखिए यहां पर भी होता है, इसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर। इसको कह रहे होते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी। कौन सी, जठर निर्गमी अवरोधनी। और देखिए इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है, जो बड़ा पार्ट है, अर्थात कार्डियक पार्ट और पायलोरिक पार्ट के बीच में होता है, इसको हम कह रहे होते हैं फंडिक पार्ट। कौन सा पार्ट, फंडिक पार्ट कहते हैं। और ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात लेफ्ट तरफ कार्डियक पार्ट होता है आमाशय में,
राइट की तरफ कौन सा होता है, पायलोरिक पार्ट होता है, और इन दोनों के बीच में कौन सा होता है, फंडिक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, फंडिक पार्ट होता है, जिसको हम दोनों के बीच का पार्ट कह रहे होते हैं। जहां पर ग्रासनाल आमाशय में खुलती है वो वाला भाग कार्डियक पार्ट होगा। यहाँ पर जो स्फिंक्टर या अवरोधनी है वो कार्डियक अवरोधनी होती है। ये अवरोधनी क्या करती है, यहां से अम्लीय भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकती है। ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो पायलोरिक स्फिंक्टर है ये भी क्या करता है, ग्रहणी से भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकता है। अर्थात ये आमाशय से भोजन किस में आने देता है, छोटी आंत में, और ये ग्रासनाल से भोजन किस में आने देता है, कार्डियक पार्ट में। इसलिए जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है और कार्डियक पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये भोजन के आगे जाने के लिए जो रास्ता बनाते हैं या फिर उसको नियंत्रण कर रहे होते हैं, भोजन को वापस नहीं जाने देते। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें बताना होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आमाशय क्या है। आमाशय देखिए क्या बताओगे, आमाशय में हमें लिखना पड़ता है डायाफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में लेफ्ट साइड में थैली के आकार की संरचना को, थैली के आकार की संरचना को, बहुत सिंपल वे में हो गया ये, क्या कहते हैं, आमाशय कह देते हैं, आमाशय कह देते हैं। ठीक है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। अर्थात आमाशय को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। और वो आमाशय के जो 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये बताना है। अर्थात यहां पर क्या बताओगे, आमाशय को कितने भागों में बांट लेंगे, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। इसमें एक पार्ट होता है जिसको कह रहे होते हैं जठर आग्मी भाग, दूसरा होता है जिसको कह रहे होते हैं फंडिक भाग, और तीसरा होता है जिसको कह रहे होते हैं जठर निर्गमी भाग। ठीक है। इसको यहां पर बोला जाता है कार्डियक पार्ट, और इसको कहा जा रहा होता है फंडिक पार्ट, और इसको कहा जा रहा होता है पायलोरिक पार्ट। ठीक है ना। कितने भाग हो गए, आमाशय के 3। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बता रखा है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, कार्डियक पार्ट है, जिसको हिंदी में नाम क्या दिया गया, देखो ये जठर आग्मी भाग। अर्थात जब हम इसके बारे में बता रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं आमाशय का वह भाग जहां पर ग्रास नाल खुलती है। यह छोटा पार्ट होता है और किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ होता है। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, कार्डियक पार्ट या जठर आग्मी पार्ट। ठीक है। ग्रासनाल जिस छिद्र के द्वारा जहां पर खुल रही है या जिस अवरोधनी के द्वारा यहां पर खुलती है, इस अवरोधनी को हम नाम दे रहे होते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कह रहे होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, या इसको कह रहे होते हैं जठर आग्मी अवरोधनी। ये अवरोधनी को अगर हम चाहे तो कार्डियक वाल्व भी कह सकते हैं, कपाट। यह भोजन को देखिए इधर से अंदर की तरफ तो आने दे रहा है, लेकिन आमाशय से जो अम्लीय जठर रस के रूप में भोजन यहाँ पर मिक्स हो जाता है, इसको वापस जाने से रोक देता है। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा पार्ट कौन सा दे रखा है, देखो आप,
जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग कौन सा पार्ट होता है? जो आमाशय में किधर होता है? दाईं तरफ होता है। आमाशय का ये भाग किसमें खुलता है? छोटी आंत के पहले पार्ट में, ग्रहणी में खुलता है, या आप छोटी आंत में कह सकते हो खुलता है। ठीक है, यहां पर भी देखिए इन दोनों को बांटने वाला पायलोरिक स्फिंक्टर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आमाशय का वह भाग जो ग्रहणी या छोटी आंत से जुड़ा रहता है उसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं? जठर निर्गमी भाग या पायलोरिक पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर जब ये दोनों जुड़े होते हैं वहां पर जो अवरोधनी या बाल्व पाया जाता है उस बाल्व को हम पायलोरिक स्फिंक्टर कह रहे होते हैं, या इसे हम पायलोरिक बाल्व भी कहते हैं। ये क्या करेगा? यहां से भोजन को इधर जाने के लिए ये कंट्रोल कर रहा होता है, नियंत्रित कर रहा होता है, लेकिन यहां से भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोक देता है। ठीक है, इसके पश्चात इन दोनों पार्ट, कार्डियक पार्ट और पायलोरिक पार्ट के बीच में पाया जाने वाला आमाशय का जो सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग आमाशय का बनाता है, इसको हम कह रहे होते हैं फंडिंग पार्ट। कौन सा पार्ट? फंडिंग पार्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। इस वाले पार्ट में तो यहां पर कौन सी ग्लैंड होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको हम कह रहे होते हैं जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये भी अधिक संख्या में होती हैं, लगभग आमाशय का 80% भाग बनाती है। और इनमें देखिए जो पैराइटल सेल होती हैं या चीफ सेल्स होती हैं उनसे पेप्सिनोजन का स्राव होता है, पेप्सिन का स्राव होता है, और जो ऑक्जिंटिक या फिर हम कह सकते हैं जो आम्लजन कोशिकाएं होती हैं उनसे किसका स्राव होता है? यहाँ पर उनसे यहाँ पर स्राव होता है अम्ल का, HCl का। इसलिए जो जठर रस होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और दूसरा, इस अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उदासीन करने के लिए इस वाले भाग में पाई जाने वाली ग्रंथियां जिनको हम पायलोरिक ग्लैंड कह रहे होते हैं, ये जो पायलोरिक ग्लैंड होती हैं ये म्यूकस ग्लैंड होती हैं। अर्थात इनसे क्या स्रावित होता है? म्यूकस। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। क्या स्रावित होगा? म्यूकस। और म्यूकस को हम क्या कहेंगे? श्लेष्मा। अब देखिए जठर रस में तो क्या है? अम्ल ज्यादा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अम्ल अगर यहाँ पर रहेगा तो आमाशय की जो दीवार है, भित्तियां हैं, उनको क्या करेगा? बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? उनको गला सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। इसलिए आमाशय की भित्तियों पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े उसके लिए यहाँ पर ये श्लेष्मा स्रावित होता रहता है। श्लेष्मा इसके द्वारा स्रावित जो जठर रस है, इस जठर रस में पाए जाने वाले अम्ल को न्यूट्रलाइज या उदासीन करता रहता है, क्योंकि श्लेष्मा में बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर इसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देंगे। इसीलिए अम्लीय प्रभाव होने के बावजूद भी आमाशय की भित्ति पर किसी भी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर श्लेष्मा स्रावित होना बंद हो जाए तो क्या होगा? जठर रस में एसिड ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे क्या होता है, फिर जो आमाशय होता है या जो आंतें होती हैं उनमें छोटे छोटे नेक्रोसिस बन जाते हैं, छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं अल्सर। और अल्सर बनने के कारण व्यक्ति को लगातार पेट में पेन रहता है, दर्द बना रहता है, और साथ में जो दूसरी परेशानी होती है कि खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी घाव के साथ जाकर के लग जाती है। इसीलिए देखिए अगर वो बीमारी लंबे समय तक रहती है तो उससे कोलाइटिस हो जाती है, और उसको हम एक तरह से आंत का कैंसर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंत का कैंसर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे रुकना है, 3 से 4 घंटे रुकना है, 4 से 5 छोटी आंत में रुकेगा, तो 3 से 4 घंटे यहाँ रोका जाता है भोजन, तो उस भोजन की चर्निंग होती है, उस भोजन को अच्छी तरह से माथा जाता है।
इसलिए यहाँ पर जो इसकी दीवारें होती हैं, किसकी, आमाशय भित्ति की, ये जो आमाशय भित्ति की दीवारें होती हैं, इसको भी हम अगर देखें टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो इसमें हमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। कितने स्तर होते हैं भित्ति में? 4 स्तर। और उसमें जो 4 स्तर हैं, इन 4 स्तरों में पहला होता है शिरोसा, और दूसरा होता है जिसको हम कह रहे होते हैं मस्कुलर लेयर, पेशीय स्तर। और इस मस्कुलर लेयर में भी 3 स्तर बन जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल स्तर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, और बीच वाला होता है सर्कुलर, और जो सबसे अंदर वाला होता है ऑब्लिक। इसके बाद देखिए थर्ड जो लेयर होती है उसको सब म्यूकोसा कहते हैं। क्या कह देते हैं? सब म्यूकोसा। और जो फोर्थ होती है उसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं? म्यूकोसा, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है। अब देखिए अगर हम आमाशय का, मैंने बताया था टीएस अगर काटेंगे तो कितने स्तर दिखाई दे रहे होते हैं? 4। आमाशय की भित्ति में कितने स्तर होते हैं? 4। सबसे पहले ऊपर वाला जो स्तर होता है शिरोसा होता है, और ये संयोजी ऊतक से बना होता है। इसके बाद जैसे इसका काटो चाहे इसका काटो, इसके बाद दूसरी लेयर आती है मस्कुलर पेशीय स्तर। पेशीय स्तर में यहाँ पर आमाशय में चूंकि भोजन कई घंटे रुकता है, इसलिए उस भोजन की अच्छे से चर्निंग हो, तो यहाँ पर ऊपर वाली लेयर में तो क्या होता है? अनुदैर्घ्य पेशियां होती हैं। उससे नीचे वाली में वृत्ताकार पेशियां होती हैं, और उससे नीचे वाली में तिर्यक पेशियां होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो इस तरह से, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल, और ये क्या होगी? सर्कुलर, और ये क्या हो गई? तिर्यक पेशियां। ठीक है। ये तीनों मिलकर के किसको बना रही होती हैं? मस्कुलर लेयर को। और जब इन पेशियों में संकुचन होता है तो कौन सी गति होना शुरू हो जाती है? क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति, जिससे भोजन को अच्छी तरह से मथ भी लिया जाता है और फिर यहां से इसको आगे बढ़ा भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है सब म्यूकोसा। इसके नीचे वाले स्तर को हम कह रहे होते हैं आधा श्लेष्मिका। यह संयोजी ऊतक से बना होता है। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, इसमें तंत्रिका तंतु होते हैं, इसमें अन्य और तरह के नर्व फाइबर और साथ साथ में कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर भी पड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें श्लेष्म ग्रंथियां भी पड़ी होती हैं कुछ मात्रा में। इसके बाद आता है म्यूकोसा। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो उपकला कोशिकाओं से बनी होती है, और साथ में इसमें श्लेष्मिका पेशी स्तर भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आमाशय की भित्ति है ये 4 स्तरों से बनी होती है, जिसमें पहला ऊपर वाला शिरोसा, फिर मस्कुलर लेयर जो पुनः 3 स्तरों से बनती है, इसके बाद सबम्यूकोसा जिसको आधे श्लेष्मिका कह रहे होते हैं, और सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है? श्लेष्मिका कहलाता है। ठीक है। इन स्तरों के कारण ये जो यहाँ पर तीसरी लेयर लग जाती है, इस लेयर के कारण क्या होता है? ये जो आमाशय का स्तर है ये काफी मोटा हो जाता है, क्योंकि देखिए आमाशय में HCl बन रहा है, अम्ल बन रहा है, और अम्ल बड़ा तीव्र होता है। तीव्र होने के बावजूद भी आमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। एक तो क्योंकि इसमें श्लेष्मा भी बन रहा है साथ साथ में, जो क्या करता रहता है? इस अम्ल को उदासीन करता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि आमाशय की भित्ति की जो मोटाई है ये भी ज्यादा होती है, इसलिए HCl अम्ल तीव्र होने के कारण भी इन आमाशय की भित्ति की कोशिकाओं को भेद कर श्लेष्मिका तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण से आमाशय की भित्ति को किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, अर्थात आमाशय की भित्ति सुरक्षित बनी रहती है। यदि यहाँ पर ये लेयर वास्तव में 2 ही हो और श्लेष्मा का स्राव ना हो
तो क्या होगा, तो होगा कि यहाँ पर जो अम्ल है वो ज्यादा बनेगा और वो अम्ल इस आमाशय की दीवारों को या भित्तियों को गला देगा, जिससे वहां पर आगे की प्रोसेस सारी की सारी नहीं हो पाती है और आंत डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके।